दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं तथा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण कथन एवं शब्दावली से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं, व्यक्तियों और स्थानों के संबंध में इतिहासकारों, विद्वानों और राजनीतिक नेताओं द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन और वक्तव्य को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कथन है दोस्तों, सभी संस्कृतियां जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्यता की अवस्था से होकर गुजरती हैं। ये कथन किसका है? तो उत्तर है लुईस मॉर्गन। दोस्तों, लुईस मॉर्गन प्रमुख मानव शास्त्री या मानव विज्ञानी रहे हैं। इनका कहना है कि सभी संस्कृतियां जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्यता की अवस्था से होकर गुजरती हैं। आइए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं। मेसोपोटामिया प्रेरक है सिंधु घाटी सभ्यता की। ये कथन किसका है? तो ये व्हीलर महत्वपूर्ण विद्वान और इतिहासकार हैं। इनका कहना है कि मेसोपोटामिया प्रेरक है सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला कथन है दोस्तों, मिस्र तथा बेबीलोनिया के समान भारत में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व एक सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तित्वशाली सभ्यता तथा संस्कृति थी। ये कथन किसका है? तो उत्तर है प्रोफेसर चाइल्ड। प्रोफेसर चाइल्ड का कथन है कि मिस्र तथा बेबीलोनिया के समान भारत में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व एक सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तित्वशाली सभ्यता तथा संस्कृति थी। और ये कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रोफेसर चाइल्ड का है। अगला है मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। ये हंटर का कथन है। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। ये व्हीलर का कथन है। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का मुख्य कारण विशाल पैमाने पर जल प्लावन था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का मुख्य कारण विशाल पैमाने पर जल प्लावन था। ये M.R. साहनी का कथन है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ था। ये मैके और मार्शल का जो है कथन है, जो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ था। एक और कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ये ऑरेल स्टाइन का मत है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, ऑरेल स्टाइन का कहना है। एक और कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से हुआ है। ये गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मत है, जो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। तो ये स्टुअर्ट पिगट का कथन है। और आप जानते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनके बारे में स्टुअर्ट पिगट का कथन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। आइए वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं। अन्यायी राजाओं को प्रजा दंड दे सकती थी तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत कर सकती थी। ये अथर्ववेद में कहा गया है। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में। दोस्तों, अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। एक और देखिए, एक बार देवासुर संग्राम हुआ। बार बार पराजित होने के पश्चात देवता सब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राजा विहीन होने के कारण ही हमारी पराजय होती है। अतः उन्होंने सोम को अपना राजा बनाया और पुनः युद्ध किया। इस बार उनकी विजय हुई। ये ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। अगला है, विदेह माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण किया।
घृत का नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर गिर गई तथा सब कुछ जलाती हुई पूर्व की तरफ बढ़ी। पीछे पीछे विदेह माधव और उनका पुरोहित गौतम राहुगढ़ चला। ये वक्तव्य शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। अगला है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। ये कथन कहाँ पर है? तो ये वैदिक ऋषि अंगिरस द्वारा कहा गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। याद रखिएगा, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में उद्धृत है। और एक कथन देखिए, राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा मरुत बृहस्पति देव इंद्र और अग्नि उसे दृढ़ बनाएं। ये अथर्ववेद में कहा गया है। देखिए दोस्तों, विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, उसके बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये कहाँ पर है? तो ये ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये वक्तव्य दिया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसके बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। और पहली बार शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। और देखिए दोस्तों, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये कहाँ पर कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। सत्यमेव जयते, तो आप जान लीजिए मुंडकोपनिषद में ये उद्धृत है, सत्यमेव जयते। अस्तो माँ सद्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, ये ऋग्वेद में कहा गया है। देखिए दोस्तों, आर्यों का आदि देश भारत का ब्रह्मर्षि देश था। ये मत किसका है? तो सर गंगानाथ झा। गंगानाथ झा का कहना है कि आर्यों का आदि देश भारत का ब्रह्मर्षि प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास है। ये डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का कहना है। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है। ये मैक्स मूलर का मत है, याद रखिएगा। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है। 1859 में मैक्स मूलर ने ये मत दिया था। आर्यों का मूल निवास बैक्ट्रिया है, तो ये जे.जी. रोड का कथन है। और 1820 में ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता के आधार पर जे.जी. रोड ने कहा कि आर्यों का मूल स्थान बैक्ट्रिया है। आर्यों का आदि देश हंगरी अथवा डेन्यूब घाटी है। ये गाइल्स का कथन है। और देखिए, आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे। ये दयानंद सरस्वती का कथन है। उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास था, तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि दोस्तों उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास था। अब आइए, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन और वक्तव्य हैं उनको जानते हैं। देखिए, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये महावीर स्वामी का कथन है। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। तो ये जरथुस्त्र का कथन है। सभी संस्कार व्यय धर्म हैं, प्रमाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। तो ये कुशीनारा में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था कि सभी संस्कार व्यय धर्म हैं, प्रमाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। और देखिए, न आरंभ है न अंत, न स्थिरता है न अस्थिरता, न एकता है न अनेकता, केवल अनारंभ मात्र है जो शून्य का पर्यायवाची है। तो ये नागार्जुन का कथन है और यही नागार्जुन के शून्यवाद का सिद्धांत है। न आरंभ है न अंत, न स्थिरता है न अनिस्थिरता, न एकता है न अनेकता, केवल अनारंभ मात्र है जो शून्य का पर्यायवाची है। ये शून्यवाद के सिद्धांत में नागार्जुन का मत है। यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो ये धर्म 1000 वर्ष टिकता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तो अब यह धर्म केवल 500 वर्ष टिकेगा। ये कथन किसका है? तो ये गौतम बुद्ध का कथन है। महाजनपदों से संबंधित देख लेते हैं दोस्तों। सिकंदर ने संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन लोगों से सुना था। ये स्ट्रैबो का कथन है। काशी को भारत का एथेंस किसने कहा? तो बर्नियर। बर्नियर महत्वपूर्ण विचारक था दोस्तों। इसने काशी यानी वाराणसी को भारत का एथेंस कहा था। युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। ये यूनानी इतिहासकार एरियन का कहना है।
एरियन का मत था कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। अगला है दोस्तों, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। ये सिकंदर का कथन है। मौर्य काल के बारे में आइए देखते हैं दोस्तों। राजा को राज्यकार में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता। ये कौटिल्य का मत है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, आप जानते हैं। देखिए, केवल बर्बर, मलेच्छ और अनार्य यानी आर्य में भी शूद्र भी शामिल हैं। तो केवल बर्बर, म्लेच्छ और अनार्य ही दास बनाए जा सकते हैं। तो ये अर्थशास्त्र में कहा गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था। केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार आपातकाल में था। ये मेगस्थनीज का कथन है। और मेगस्थनीज की प्रमुख कृति इंडिका है। उसमें उसने भारत की जो सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, उसके बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था। केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार सामान्य दशा में नहीं बल्कि आपातकाल में था। अगला है, बड़ी मंत्रिपरिषद रखना राजा के अपने हित में होता है। ये कौटिल्य का कथन है। और अशोक की शांतिप्रियता तथा अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बनी। ये इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का कथन है। अशोक की शांतिप्रियता और अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बनी। हेमचंद्र राय चौधरी का कथन है। अगला है, अशोक के धम्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही था। ये डी.आर. भंडारकर का कहना है। और देखिए, धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, परंतु धर्म की बातें पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं। ये रोमिला थापर, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रोमिला थापर, उनका कहना है कि धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, परंतु धम्म की बातें पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं। धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। वस्तुतः अभिलेखों में विहित धम्म सभी धर्मों का सार था। ये फ्लीट का कथन है। अगला है, कश्मीर में अशोक ने विजयेश्वर नामक एक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और उसके भीतर 2 समाधियां निर्मित करवाई थीं। ये राजतरंगड़ी में दिया गया है। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। ये सिंहली अनुश्रुति है। याद रखिएगा, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। अगला है दोस्तों, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य का कथन है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्मू द्वीप का सम्राट बनाया। ये महावंश में कहा गया है। संपूर्ण भारत उसके यानी चंद्रगुप्त के कब्जे में था। ये जस्टिन का कथन है। इसके अलावा आप देखिए, चंद्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शांत करके सेल्यूकस एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया। तो ये भी जस्टिन का ही कथन है। सिंधु नदी पार कर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में दोनों में संधि हो गई और दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ये एपियानस का मत है। भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदुकुश पर्वत थी। तो ये स्मिथ का कहना है। स्मिथ प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जिनका कहना है कि भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदुकुश पर्वत थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। ये प्लूटार्क का कहना है। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। ये कथन किसका है? तो इतिहासकार जस्टिन हैं। इनका कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। भारत में 7 जातियां हैं। तो इंडिका में मेगस्थनीज का कथन है। भारत में दास प्रथा नहीं है। ये भी मेगस्थनीज ने इंडिका में वर्णित किया है। राजानंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। तो ये मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजानंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। अगला है दोस्तों, सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम के एक राजदूत बिंदुसार को के दरबार में भेजा, जो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। तो ये स्ट्रैबो का कथन है। सभी मनुष्य मेरी संतान के समान हैं। तो ये किसका कथन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। ये प्रथम पृथक शिलालेख
जो है अशोक के शिलालेख में ये कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान हैं। हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर में हो, अंतःपुर में हो अथवा उद्यान में, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें। ये अशोक के छठे शिलालेख में वर्णित है। सभी संप्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्मसंयम और भाव शुद्धि चाहते हैं। तो ये अशोक के 7वें शिलालेख में वर्णित है। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है, धम्म विजय की चर्चा में। मनुष्य को अपने धम्म का आदर और दूसरे धम्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की भी वृद्धि करता है और दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। ये अशोक के 12वें शिलालेख में वर्णित है। उनके यानी अशोक के धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अब आइए मौर्योत्तर काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण वक्तव्य, कथन और विचार हैं उनको देखते हैं। यद्यपि यूनानी म्लेच्छ हैं किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं, अतः प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। ये वाराह मिहिर का कथन है। वाराह मिहिर का प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता है। इसमें उन्होंने कहा है कि यद्यपि यूनानी म्लेच्छ हैं किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं, अतः प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। भारत ज्योतिष के क्षेत्र में यूनान का ऋणी है। ये ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता में कहा गया है। भारत को रत्नों की एकमात्र जननी, सबसे महंगी वस्तुओं की महान जन्मदात्री प्लिनी ने कहा है। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीता जिसमें भारत रोमन राजकोष से 10 करोड़ सेस्टोस्टियर यानी रोमन सिक्का न खींच लेता हो। तो ये ग्रीक इतिहासकार प्लिनी ने रोम से भारत आ रहे सोने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें भारत रोमन राजकोष से 10 करोड़ सेस्टोस्टियर यानी रोमन सिक्का न खींच लेता हो। अगला है दोस्तों, मिनांडर आक्रमण करता हुआ पाटलिपुत्र और गंगा नदी तक पहुंच गया था। इसके राज्य की सीमाएं स्वात घाटी, हजारा जिला, पंजाब के रावी नदी तक फैली थीं। ये स्ट्रैबो का कथन है। संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। तो ये शेल्डन पॉलक का कथन है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। ये कल्हड़ के इतिहास ग्रंथ राजतरंगिणी में कहा गया है। संगम साहित्य का रचनाकाल 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य है। ये नीलकंठ शास्त्री का कथन है। गुप्त काल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। तो ये डॉक्टर बर्नेट का कथन है। कौड़ियों द्वारा दैनिक लेन देन किया जाता था। ये गुप्त काल के संबंध में चीनी यात्री फाहियान का कहना है। समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था बल्कि उसके चरित्र का एक और श्रेष्ठ पक्ष था, काव्य और संगीत के प्रति लगाव। तो ये प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है। प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है कि समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था बल्कि उसके चरित्र का एक और श्रेष्ठ पक्ष था, काव्य तथा संगीत के प्रति लगाव। देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। ये फाहियान ने भारत यात्रा के क्रम के विवरण में लिखा है। मालाबार के स्त्री पुरुष केवल कटी वस्त्र ही पहनते थे और राजा भी इसका अपवाद नहीं था। ये मार्को पोलो का कहना है। और देखिए, यह राजा जितना सोना और हीरे मोती धारण करता है वह इतना मूल्यवान होता है कि उससे कम मूल्य में एक नगर की रक्षा की जा सकती है। तो ये मार्को पोलो ने मध्यकालीन राजा मालाबार क्षेत्र के संबंध में कहा है। और देखिए, हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र या तुला यंत्र के द्वारा होती थी। ये हर्ष चरित्र में बाण भट्ट का कथन है। अनुलोम विवाह की संतान माता की जाति की तथा प्रतिलोम विवाह की संतान पिता की जाति की होगी। ये मेघातिथि ने लिखा है। और हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था। ये वेनसांग का कथन है। मोक्ष का उपाय ज्ञान नहीं अपितु भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है। ये रामानुज यानी रामानुजाचार्य का कहना है कि मोक्ष का उपाय ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है।
अगला है शूद्र वर्ग में आर्य और अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग सम्मिलित थे। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप समाज में उदित हुए श्रमिक वर्ग की ही सामान्य संज्ञा शूद्र हो गई। तो ये डॉक्टर आर एस शर्मा का कथन है। और देखिए, चोल कलाकार दैत्याकार कल्पना किया करते थे और उनकी अंगुलियां जौहरियों के समान कार्य किया करती थीं। तो ये फर्ग्यूसन का कथन है। अब आइए देख लेते हैं भारत में इस्लाम के आगमन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन, वक्तव्य और विचार हैं। ये लोग दंभी, मूढ़, अहंकारी, पाखंडी और भावशून्य हैं। वे अपने ज्ञान का लाभ दूसरों को देने में स्वभाव से ही कंजूस हैं और वे दूसरी जातियों से उस ज्ञान को छिपा कर रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। ये भारतीय ब्राह्मणों के संबंध में ये कथन अलबरूनी का है। अलबरूनी ने कहा है कि ये लोग दंभी, मूढ़, अहंकारी, पाखंडी और भावशून्य हैं। वे अपने ज्ञान का लाभ दूसरों को देने में स्वभाव से ही कंजूस हैं और वे दूसरी जातियों से उस ज्ञान को छिपा कर रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। अगला है दोस्तों, सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र नहीं, यह एक प्रभाव रहित विजय थी। ये इतिहासकार लेन पूल का कहना है। लेन पूल ने कहा है कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही, यह एक प्रभाव रहित विजय थी। अगला और इस वीडियो का आखिरी जो वक्तव्य है कि महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय, साहसी, अविजित शासक, मानसिक और शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। तो ये लेन पूल का कथन है महमूद के बारे में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने इतिहास विषय से महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली के बारे में जाना और ये इस वीडियो का या इस श्रृंखला का पहला भाग था। आगे हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण कथन, वक्तव्य और विचारों को कवर करेंगे जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों, कथनों और विचारों को रिवाइज कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।